हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम समझ रहे होंगे कि आप सब अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बरकरार रख रहे होंगे, अपनी तैयारी को हमेशा चरम सीमा पर पहुंचा रहे होंगे। हम आपके लिए एक रिवीजन लाए हैं लूसेंट बुक का, जो पार्ट बाय पार्ट आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। और इसको प्रतिदिन आप देखिएगा। इससे क्या होगा कि आपको जो भी पढ़ा हुआ रहेगा ना, वो सब आपको रिवीजन होने का काम करेगा। एक बार देख लीजिएगा ना, तो क्या होगा, माइंड में आपको चलते रहेगा। उससे पहले आप सभी दोस्तों को एक ऊर्जावान मोटिवेशनल शब्द है दोस्त, इसको देख करके आपके अंदर उत्साहित, लगनशील और मनोभाव का उद्भव होगा। कहा जाता है दोस्तों, कहा जाता है कि कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है। अभी तो जिंदगी का सारा बाकी है, सार बाकी है दोस्तों। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है। अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए। यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। यह तो एक पन्ना था दोस्त, अभी तो पूरी किताब बाकी है। उसके बाद अगर आप पीपीसी मस्ती अकाडमी में आप सभी दोस्तों को नमस्कार। आज अगर मेरे चैनल पर पहली बार हैं दोस्तों, तो कर लेना है सबसे पहले लाइक, उसके बाद कर लेना है सब्सक्राइब, उसके बाद कर लेना है बेल आइकन, घंटे को दबा लीजिए। उसके बाद क्या करना है, शेयर कर दीजिए। उसके बाद आज का जो पहला क्वेश्चन है, वैदिक सभ्यता से संबंधित लेकर के आज चलेंगे दोस्तों। इससे पहले बहुत सारे वीडियो बन चुका है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 बन चुका है, उसको देखना ना भूलिए, देख लीजिएगा। और वैदिक सभ्यता के बारे में हम आज चलते हैं। कहा जाता है कि वैदिक काल का विभाजन 2 भागों में हुआ था दोस्तों। वैदिक काल का विभाजन कितने भागों में, 2 भागों में हुआ था। एक ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व, और उत्तर वैदिक काल 1000 ईस्वी से 600 ईस्वी पूर्व किया गया था। और सबसे पहले पंजाब और अफगानिस्तान में बसे थे, जिसमें मैक्स मुलर ने आर्यों को निवास स्थान मध्य एशिया बताया था। पूछता है, बार बार पूछता था कि आर्य सबसे पहले कहाँ बसे थे, तो पंजाब और अफगानिस्तान में बसे थे। और मैक्स मुलर ने आर्यों को निवास स्थान मध्य एशिया बताया। कहाँ एशिया बताया, मध्य एशिया बताया। आर्यों द्वारा निर्मित वैदिक सभ्यता कहलाई। मैंने आर्य जो सभ्यता बनाया था उसको क्या कहलाया, वैदिक सभ्यता कहलाया। क्या कहलाया, वैदिक सभ्यता कहलाया। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों का मुख्य भाषा क्या था, संस्कृत था दोस्तों। आर्यों का मुख्य भाषा क्या था, संस्कृत था। कैसा सभ्यता था, ग्रामीण सभ्यता था। आर्य शब्द समूह का इंगित करता, आर्य शब्द या भाषा समूह को इंगित करता। आर्य क्या करता, शब्द भाषा समूह को इंगित करता। आर्यों के प्रशासनिक इकाई आयुर्वेद क्रम में इन 5 भागों में बांटा गया है। देखिए, उनको चलाने का जो कला था, समाज को कैसे हम चलाएं, उसको 5 भागों में बांटा था। पहला कुल था, ग्राम था, बीस था, जन था, राष्ट्र था। और ग्राम के मुखिया को ग्रामीण कहा जाता था, और बीस के मुखिया को बीसपति कहा जाता था। जो ग्राम के मुखिया होता था उसको ग्रामीण कहा जाता था, और बीस के जो मुखिया होता था बीसपति कहा जाता था, ध्यान रखिए। और जन के शासक तो था उसको राजन कहा जाता था। राजा अधिकारियों को, पुरोहित को, सेनानियों को प्रमुख थे। यानी राजा अधिकारियों में पुरोहित और एवं सेनानी बहुत प्रमुख पद था। क्या था, राजा अधिकारियों में पुरोहित, सेनानियों प्रमुख पद थे। ठीक है दोस्तों। वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित होते थे। ठीक है, अब आते हैं सूत, रथकार, कम्मादी नामक अधिकारी रत्ती कहलाते थे। देखिए, सूत, रथकार और कम्मादी नामक जो अधिकारी उसको रत्ती कहा जाता था, है ना। इनकी संख्या राजा सहित कितना होता था, 12 होता था। मैंने राजा को जो चलाने वाला होता था उसके साथ में बहुत सारे अधिकारी लोग होते थे। तो अधिकारी लोग होते थे, उसमें सूत था, रथकार था, कमादी था, और उसी को सबको क्या कहा जाता था, रत्ती कहा जाता था। और सब मिलाकर कितना होता था, 12 होता था। ठीक है, अब कहते हैं पूर्व। पूरब है दुर्गपति, आसपास जनता की गतिविधियों को देखने का गुप्तचर होते थे। माने पूरब या दुर्गपति के आसपास जनता के जो गतिविधि, जनता जो समाज में रहता था, तो उसको गतिविधि देखने के लिए राजा क्या करता था, गुप्तचर के रूप में भेजता था।
उसको स्पष्ट कहा जाता था या पूरब कहा जाता था। ठीक है। उस समय उत्तर वैदिक काल में राजाओं का जो नाम उल्लेख था दोस्तों, पूर्व में था प्राची और राजा का नाम था सम्राट उत्तर वैदिक काल में। पश्चिम में था प्रतीचि और स्वराष्ट्र। उत्तर में उदीची और विराट। मध्य में था राजा और दक्षिण में था भोज, राजा भोज, है ना। वाजपति गोचर भूमि के अधिकारी होता था। गोचर भूमि का अधिकारी वाजपति को कहा जाता था, यानी कहने का मतलब जो गाय वगैरह जो चराया करता था ना गोचर भूमि में, तो उसको अधिकारी होता था वाजपति। कौन? वाजपति कहा जाता था। उग्र अपराधियों को पकड़ने वाला कार्य करता था। वो मैंने उग्र जो होता था अपराधियों को क्या करता था? पकड़ने का काम करता था। ऋग्वेद में किसी तरह से न्याय अधिकारी का उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद में किसी तरह के न्याय अधिकारी का उल्लेख नहीं है, मैंने न्याय व्यवस्था का उल्लेख उसमें है ही नहीं है। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी, जो सर्वश्रेष्ठ था, श्रेष्ठ संप्रभात लोग संस्था थी, जबकि समिति जनता का प्रतिनिधित्व करता था। मैंने दो भाग में आदमी होता था उस समय। एक श्रेष्ठ होता था जो उच्च वर्ग के लोग होते थे, एक निम्न वर्ग के लोग होते थे जो जनता उनका होता था। बस समझे, जनते में ही दो वर्ग होता था, एक उच्च वर्ग के लोग होता था, एक निम्न वर्ग के लोग होता था। तो सभा जो होता था उच्च वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व करता था, और समिति होता था जो जनता वगैरह है ना सबको प्रतिनिधित्व करता था। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। कोई कहा जाता था? ईशान। याद रखिए, स्त्रियां सभा एवं समिति में भाग ले सकती थी। उस समय स्त्री जो होता था सभा एवं समिति में भाग ले सकता था, सभा एवं समिति में भाग ले सकता था। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध में जो कबीला है का नेतृत्व कौन करता था? राजा करता था, राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्ट शब्द का प्रयोग किया, जिसका अर्थ होता है गायों का खोज। युद्ध के लिए गविष्ट शब्द का प्रयोग किया गया था, जिसका अर्थ होता है गायों के लिए खोज। क्या होता था? गायों के लिए खोज। अब दासराज का युद्ध उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में पुरुषनी नदी के रावी नदी के तट पर सुदासा और जन के बीच लड़ा गया था। याद रखिएगा, पूछता है दासराज का युद्ध कब हुआ था, यानी किसके किसके बीच हुआ था। तो याद रखिएगा है ना, सुदासा और 10 जनों के बीच हुआ था। कौन सा नदी पर? तो रावी नदी पर हुआ था, जिसको पुरुषनी नदी कहा जाता, समझे, जिसमें सुदामा का विजय हुआ था। दोस्तों, ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ये ब्राह्मणवाद, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र था। उपनिषदों की कुल संख्या कितना था? 108। महापुराणों की संख्या कितना है? 18। वेदांगों की कुल संख्या कितना है? 6। याद रखिएगा, पूछता है बार बार। उपनिषदों की कुल संख्या 108, महापुरुषों की संख्या 18, महापुराणों की संख्या, महापुरुषों नहीं सॉरी दोस्तों, महापुराणों की संख्या 18, वेदांगों की संख्या 6। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। कैसा था? व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद में 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के चतुर्ण वर्ण का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया कि ब्राह्मण परम मुख से और क्षत्रिय, समझेगा, भोजा से। क्षत्रिय किससे? भोजा से उत्पन्न हुआ है। अब आते हैं दोस्तों उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल इंद्र को स्थान प्रजापति का सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति, माने इंद्र जो थे लेकिन उनके स्थान पर आ गया प्रजापति, और उस सबसे ज्यादा प्रिय देवता हो गए। विष्णु के 3 पगों का कल्पना विकास उत्तर वैदिक काल में ही मिलता है। विष्णु जो 3 पगों का जो नापे थे वामनावतार, उत्तर वैदिक काल में ही मिलता है। कौन काल में? उत्तर वैदिक काल में ही मिलता है। अब ऋग्वैदिक काल के जो देवता है उसके बारे में जरा सा देख लेते हैं, है ना। इंद्र को कहा जाता है युद्ध के नेता, युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता। किसको? इंद्र को कहा जाता था। युद्ध का नेता और वर्षा का देवता इंद्र को कहा जाता था। अग्नि का देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ, यानी कहने का मतलब है ये बीच का करी होते थे अग्नि,
देवता और मनुष्य के बीच में एक संबंध रखते थे। वरुण पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, पृथ्वी और सूर्य का निर्माता है वरुण। समुद्र का देवता है वरुण। विश्व का नियामक एवं शासक, सत्य का प्रतीक है वरुण। ऋतु परिवर्तन, दिन रात कार्य करता है वरुण। समझिएगा। घाव किसको कहा जाता है? आकाश के देवता को, सबसे प्राचीन है। घाव आकाश के जो देवता था उसको है ना, घाव आकाश के देवता को घाव कहा जाता था। सोम कहा जाता था, वनस्पति के देवता को सोम कहा जाता था। वनस्पति के जो देवता होते थे उसको क्या कहा जाता था? सोम कहा जाता था। उषा प्रगति एवं उत्थान के देवता को उषा कहा जाता था। अश्विनी विपत्ति को हराने वाला देवता को अश्विनी। अश्विनी अगर किसी को नाम है तो समझ लेना को विपत्ति हराने वाला है। सोम वनस्पति को देवता को था। घाव आकाश के देवता को कहा जाता था। पूषण पशुओं को देवता कहा जाता था। पशु को जो होते थे उसको देवता को पूषण कहा था। विष्णु विश्व के संरक्षक एवं पालन करता है। विश्व के संरक्षण एवं पालन करता किसको कहा जाता? विष्णु को कहा जाता था। मरुत आंधी तूफान के देवता को कहा जाता था। मरुत जो आंधी तूफान लाते थे ना उसको मरुत कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ अनुष्ठान का, मैंने उत्तर वैदिक काल में कहा जाता था कि राजा जिस समय अभिषेक करता था राजपाट के लिए तो एक यज्ञ कराया जाता था जिसको राजसूय यज्ञ कहा जाता था। कौन सा यज्ञ? राजसूय यज्ञ कहा जाता था। क्या था? उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय के बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगा। जो हम लोग जो पढ़े थे 10वें मंडल में है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, वो अब उत्तर वैदिक काल में जन्म के आधार पर ले रहे हैं। मैंने जो जिसमें जन्म लिया वही वो जात कहलाया। कब? उत्तर वैदिक काल में। लेकिन वैदिक काल में उसको व्यवसाय के आधार पर माना था। वैदिक काल में उसको व्यवसाय के आधार पर माना था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में उसको जन्म के आधार पर चालू कर दिया। उत्तर वैदिक काल में हल को सीरा और हल से जो रेखा खींचा था उसको सीता कहा जाता था। हलवा को सीरा कहा जाता था, लेकिन हल चलाता और रेखवा जो बनता था उसको सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाई थी, लेकिन इस काल में खास भार आकृति मूल सिक्का चलने की कोई प्रमाण नहीं मिला। निष्क और शतमान नामक एक मुद्रा का इकाई था। इकाई का मतलब यूनिट चलता था, लेकिन कोई खास प्रमाण नहीं मिला। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। पूछता है सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व कितना है? 25 है। इनकी प्रकृति पहला तत्व है। प्रकृति कौन सा? पहला तत्व है। सतमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ फूटी नाव की गई है। कौन सा? यज्ञ और फूटी नाव किया गया है दोस्तों, याद रखिएगा। गायत्री मंत्र सावित्री नामक देवता को संबोधित करता है। सावित्री नामक देवता को संबोधित करता है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। लोक आर्यों को बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना किया था। लोक को आर्य बनाने के लिए, याद रखिएगा दोस्तों, आर्य बनाने के लिए गायत्री मंत्र का उल्लेख किया था। कौन? विश्वामित्र ने किया था। जिसका समझिएगा बात को। गायत्री मंत्र सावित्री नामक देवता से संबंधित है। सावित्री, लेकिन लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र का रचना किया था। श्राद्ध की प्रथा पहले दांते ऋषि बेटे निमि ने शुरू किया था। दात्रायण ऋषि के बेटे निमि, कौन सा? निमि ने, जो मर जाता था उसके बाद दाल भात जो चोखा खाता है या पूरी सब्जी खाता है, मिठाई 5 प्रकार करता है, वही श्राद्ध, वही सबसे पहले कौन किया था? निमि ने शुरू किया था। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। कौन सा? पक्की ईंटों का। महाकाव्य 2 भागों में बटा था, रामायण और महाभारत। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता। यह विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य है। विश्व का सबसे बड़े महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था उत्तर वैदिक काल में हुआ था। गोत्र नामक संस्था उत्तर वैदिक काल में ही जन्म लिया था। वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ है ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र की रचना बदरायण ने किया था। समझ याद रखिएगा दोस्तों। अगर पहली बार आए हैं तो आप कम से कम सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है। महाजनपदों का उदय। बुद्ध के जन्म 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों में बटा था। जिसमें बुद्ध के जन्म हुआ था 6ठी शताब्दी में, उस समय
भारत में 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। कितना महाजनपद? भारत 16 महाजनपदों में बटा था। इसकी जानकारी हम अंगुत्तर निकाय से मिलता है। किससे निकाय मिलता है? अंगुत्तर निकाय से मिलता है। अंग का राजधानी चंपा था। इसका क्षेत्र अभी पड़ता भागलपुर, मुंगेर और बिहार। अंग का। मगध का राजधानी गिरिब्रिज, जो पटना, गया और बिहार है। पटना, गया और बिहार है। काशी, वाराणसी पड़ता है अभी। वाराणसी के आसपास का क्षेत्र उत्तर प्रदेश पड़ रहा है अभी। वत्स, कौशाम्बी पड़ रहा है। इलाहाबाद के आसपास का उत्तर प्रदेश का क्षेत्र पड़ रहा है। बजीज, वैशाली पड़ रहा है। वैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा के आसपास का क्षेत्र पड़ रहा था। कौशल, श्रावस्ती पड़ रहा है। फैजाबाद, गोंडा, बहराइच उत्तर प्रदेश के क्षेत्र पड़ रहा है। अवंती, उज्जैन, महेशमती, मालवा मध्य प्रदेश पड़ता है। मल, कुशावती, मल को क्या कहता है? कुशावती। देवरिया, बस्ती, गोरखपुर, ये सब क्या है? मल। मल का जो राजधानी था कुशावती, लेकिन अभी पड़ रहा है देवरिया, बस्ती, गोरखपुर का क्षेत्र जो मल कहलाता था। पंचाल, आई छत्र राजधानी या कॉम्पिपल, जो पड़ता है दोस्तों बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अब आते हैं चेदी, जिसका राजधानी शक्तिमती है। चेदी का शक्तिमती राजधानी था बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश में पड़ रहा है। कुरु, जिसका राजधानी इंद्रप्रस्थ है, आधुनिक दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा के कुछ क्षेत्र पड़ता है। कुरु का महाजनपद का राजधानी कहाँ था? इंद्रप्रस्थ। और अभी आधुनिक में दिल्ली, मेरठ, हरियाणा और क्षेत्र भी पड़ रहा है। मत्स्य के विराटनगर राजधानी पूछता है। जयपुर, अलवर, भरतपुर, राजस्थान के क्षेत्र, आसपास के क्षेत्र पड़ रहा है दोस्तों। कंबोज के हाटक है। कंबोज का क्या हाटक है? राजौरी एवं हजारा क्षेत्र का भी क्षेत्र पड़ रहा है। सूरसेन मथुरा है। मथुरा एवं उत्तर प्रदेश का क्षेत्र पड़ रहा है। अस्मक का पोटली या पोतन बोलता है। गोदावरी नदी के दक्षिण भारत का एक महाजनपद है। अस्मक क्या है? पोटली, पोतन, गोदावरी नदी क्षेत्र, दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद था। गंधार और तक्षशिला, रावलपिंडी, जो पेशावर के और चलता है, वह क्षेत्र का पड़ रहा है ना, 16 महाजनपदों में पड़ रहा है। पेड़ लगाई हो गया ना। अच्छा, देख लेते हैं उनकी। याद रखिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर देना है और सब्सक्राइब कर लेना है। उनकी भुजाओं से बैस और जांघों से क्षुद्र और पैरों से उत्पन्न हुआ था। देखिए दोस्तों, ये पहला जो पढ़ रहे थे हम उत्तर वैदिक काल, उसी का ये है। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार कुल था। मुखिया पिता और कुल कहा जाता था। स्त्रियों इस काल में अपने पति के साथ याग में भाग लेती थी, लेकिन बाल विवाह प्रथा का प्रचलन नहीं था दोस्तों। विधवा अपने मृत पति के छोटे भाई देवर से विवाह कर सकता था। उस समय स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपा मुद्रा, घोषा और सिकता, आपला, विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। ऋग्वेद में किसका? लोपा मुद्रा, घोषा, सिकता, आपाला, विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का क्या है? वर्णन है। गर्गी याज्ञवल्क्य का वाद विवाद चुनौती माने मिलता है। जीवन भर अविवाहित रहने वाली जो महिला होती थी उसको अमाजू कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अमाजू कहा जाता था। जीविकोपार्जन के लिए वेदांग पढ़ने वाला को उपाध्याय कहा जाता था। जीविकोपार्जन के लिए जो वेदांग पढ़ता था उसको उपाध्याय कहा जाता था। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पेय पदार्थ क्या था? व्यवसाय ने आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? सोमरस, वनस्पति से जो बनाया जाता था। आर्य 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। अधिबास, बास पहला, अधिबास और उष्ण नीस कहा जाता था। उसने नीस कहा, अंदर पहनने वालों को निबी कहा जाता था। अंदर पहनने वालों को निबी कहा जाता था। चावार्क, चावार्क पूर्वी मीमांसा का जैमिनी दर्शन है दोस्तों। योग का पंतजलि फेमस है, बड़ी इंपॉर्टेंट है।
शाक का कपिल है, न्याय का गौतम है, उत्तर मीमांस का बद्रायन है, वैश्विक का कनाद एवं उल्लुक है। क्वेश्चन आपको कहाँ से पूछ देगा जो पता नहीं है, लेकिन ये जान लीजिए जो भी पढ़ा रहे हैं इसमें से कुछ न कुछ क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। महर्षि कनाद भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है, पूछता है दोस्तों। आर्यों का मनोरंजन का मुख्य साधन था, संगीत था, घोड़दौड़ था, घुड़दौड़ था। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, पशुपालन था और कृषि था। गायों को अधन्य न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। गायों को हत्या करने वालों को, घायल करने वालों के लिए वेदों में मृत्यु दंड दिया गया था। देश से निकालने जाने की व्यवस्था किया गया था। आर्यों का प्रिय पशु कौन था, घोड़ा था। और सर्वाधिक प्रिय देवता कौन था, इंद्र था। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु क्या है, लोहा है, लेकिन श्याम अस कहा जाता था। लोहा को खोजा जाता था, श्याम अस कहा जाता था। तांबे को लोहित अस कहा जाता था, तांबे को लोहित अस। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्तियों को पानी कहा जाता। व्यापार हेतु दूर दूर जो जाता था ना उसको पानी कहा जाता था, पानी कहा जाता था। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ भूमिका निभाने वाले अग्नि को, अग्नि की पूजा किया जाता है। यानी मनुष्य और देवता के बीच का अग्नि है, ये अग्नि को ही बीच का माना जाता है। ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों को सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वेद में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण पवित्र माना जाता था, याद रखिएगा। और ऋग्वेद में गंगा को 1 बार और यमुना को 3 बार। देखिए यमुना के अक्षर का नाम है, 3 अक्षर का, 3 बार प्रयोग किया गया। लेकिन सिंधु नदी का उल्लेख बार बार हुआ है, सर्वाधिक बार हुआ है दोस्तों। ऋग्वैदिक कालीन में नदियाँ जो है कुर्भ, कुर्रम कहा जाता था। आधुनिक नाम अभी, पहले कुर्भ नाम था, अभी कुर्रम है। कुर्भा काबुल है आधुनिक नाम। वितस्ता झेलम है, अस्किनी चेनाब है, पुरुषनी रावी है, चतुर्दी सतलज है, विपाशा ब्यास है, सदनी गंडक है, दसमती घग्घर है ना, सुवस्तु कौची है, स्वाति है, गोमती गोमल है। इसी तरह से दोस्तों अगर हम मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और प्रतिदिन लूसेंट को क्लास देखने के लिए कम से कम सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, आप सभी दोस्तों को थैंक यू।